अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर वंस अगेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट में। बेटा, अपन आज एक नया यूनिट या नई इकाई शुरू करेंगे बायोलॉजी के अंदर, और इस इकाई का जो नाम है, इस यूनिट का नाम है बेसिकली इकोलॉजी। अपन लोग स्टडी कर रहे हैं और मैं आज इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बेटा, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां। बेटा, इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जीव जो होते हैं वह किस तरीके से पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, how the organism interact with environment, how they form the population and what is the characteristics feature of a population। एक समष्टि का निर्माण कैसे होता है और समष्टि के क्या क्या गुण होते हैं उसको अपन लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा, चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करना। बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, अगेन मेरा वही मोटो रहेगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटा अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेटा, इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी बेसिकली जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? बेटा, आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स पीपीटी मैंने बनाई है, आराम से इसको देखिएगा। बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सपोज मैं कह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है या कोई जीव रह रहा है, वह जीव उसी पर्यावरण के अंदर दूसरे जीवों के साथ कुछ न कुछ क्रियाएं करता है और वही जीव पर्यावरण के साथ भी कुछ न कुछ क्रियाएं करता है। तो इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवों के बीच और जीव का वातावरण के बीच जो क्रियाओं का अध्ययन है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी इज व्हाट? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। जीवों के साथ या और जीव का वातावरण के साथ जो संबंध है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? उनकी क्रियाओं का अध्ययन आपके इकोलॉजी कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पारिस्थितिकी बोलते हैं। इकोलॉजी जीवों के बीच और जीव तथा उसके भौतिक पर्यावरण के बीच की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव के साथ और वही जीव वातावरण के साथ जो क्रियाएं करता है उसी का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीव की उनके पर्यावरण के साथ बातचीत की जगह, बातचीत हटाई दो बेटा, अंतर संबंध, जो अंतर संबंध है, कोई जीव है वह जीव वातावरण के साथ क्या अंतर संबंध रखता है, उसके अध्ययन को अपन लोग इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which studies the interaction among organism and between the organism and its physical environment। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन है तीनों ही, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लोग ले लीजिएगा। समझना सिर्फ इतना ही है कि किसी भी वातावरण के अंदर जीव के साथ और जीव का उसके भौतिक वातावरण के साथ जो क्रियाओं का अध्ययन है उसे ही अपन लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, यही इंटरेक्शन जो है, अपन सब जानते हैं कि जीव जो है वह अपने वातावरण के साथ अंतर क्रियाएं करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक पादप है, एक पादप को अगर जिंदा रहना है तो उसको प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा। तो इस प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए वह वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, सन या सूर्य से सूर्य की ऊर्जा लेता है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। इट इज व्हाट? इट इज द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट। इसी का अध्ययन इकोलॉजी है। एक जीव वातावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ जो अंतर क्रियाएं करता है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है?
इकोलॉजी कहलाता है। यही कह रहा है बेटा, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली रिएक्टिव। वातावरण और जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जीव कई प्रकार की क्रियाओं के लिए वातावरण के ऊपर निर्भर है, और वातावरण या पर्यावरण जो है कई तरीके से जीव के ऊपर निर्भर रहता है। बेटा बात करते हैं कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। बहुत ही शानदार स्लाइड बनी है। हॉल ऑफ फेम, पारिस्थितिकी के अग्रदूत, पायोनियर्स ऑफ इकोलॉजी। बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हिकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हिकल। मैं उसका फोटो नहीं लिया मैं। अर्नेस्ट हिकल, क्या नाम था बेटा? अर्नेस्ट हिकल। तो अर्नेस्ट हिकल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द जो है उसको निर्मित किया था। अर्नेस्ट हिकल कॉइन द टर्म इकोलॉजी। सबसे पहले शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। बेटा अपन लोग सब जानते हैं कि अपन लोग जो भी साइंटिस्ट जो है किसी क्षेत्र के अंदर, किसी फील्ड के अंदर अगर अच्छा काम करता है तो उसको अपन लोग फादर बोलते हैं। जैसे जेनेटिक्स का फादर अपन लोग ग्रिगोर जॉन मेंडल को मानते हैं, तो इसी तरह एक राइटर नाम के साइंटिस्ट थे, राइटर, इनको कहा जाता है बेटा फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ इकोलॉजी। टर्म किसने दी थी? टर्म दी थी हिकल ने। कहा किसको गया? राइटर को फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। बेटा ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इकोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा जो अच्छा काम किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। क्या नाम था बेटा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगेन वही शब्द किसने दिया? इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द दिया था हिकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हिकल ने। पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है? राइटर को कहा जाता है। और भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है बेटा? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है बेटा? चलते हैं आगे की तरफ। बेटा इकोलॉजी के अंदर क्या क्या पदानुक्रम होते हैं? एक अपन सब जानते हैं, कोई भी जीव जो होता है उस जीव का बेटा किस प्रकार से संगठन होता है। तो अपन सब जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी जीव के स्तर के अंदर सबसे पहले कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, कुछ दीर्घ अणु जो होते हैं वह आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर किसी न किसी कोशिका का निर्माण करते हैं। और यह कोशिका आगे चलकर उत्तक बनाती है, उत्तक आगे चलकर अंग बनाते हैं, अंग आगे चलकर जीव बनाते हैं, जीव आगे चलकर समष्टि बनाती है, समष्टि आगे चलकर समुदाय बनाती है, समुदाय आगे चलकर पारिस्थितिक तंत्र और जीवों का निर्माण करता है। मतलब सबसे पहले दीर्घ अणु जुड़ेंगे, दीर्घ अणु जुड़कर क्या बनाएंगे? कोई ना कोई कोशिका जैसी संरचना बनाएंगे, या अपन कह सकते हैं कोशिका बनाएंगे। यही कोशिका आगे चलकर क्या बनाती है? यही कोशिका आगे चलकर उत्तक बनाती है, उत्तक आगे चलकर अंग बनाते हैं, अंग आगे चलकर सजीव के शरीर का निर्माण करते हैं। ये जीव या व्यक्तिगत जो जीव है आगे चलकर समष्टि का निर्माण करते हैं, समष्टि आगे चलकर समुदाय बनाती है और समुदाय आगे चलकर पारिस्थितिक तंत्र और अंततः जीवों का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी पारिस्थितिकी के अंदर 4 जैविक स्तरों का संबंध, उनका अध्ययन किया जाता है। देख लेते हैं, पहले यहां तक देखते हैं कि हमारा जीवित संसार आकर्षक रूप से विविध और आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। अपन सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द यूनिवर्स इज हाईली डाइवर्स एंड हाईली कॉम्प्लेक्स। कई जगह देखते हैं कि कुछ छोटे से जीव है और कई जगह पर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े जीव जो है वह भी अवेलेबल है। और ये इनका जो संगठन है, इनका संगठन का स्तर है किस प्रकार से होता है? सबसे पहले आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। सबसे पहले क्या है बेटा? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद क्या बनाए? कोशिकाएं। क्या बनी बेटा? कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाए? उत्तक बनाए। क्या बनाए बेटा? टिश्यूज बनाए। टिश्यूज आके बनकर क्या बनाए? इन्होंने अंगों का निर्माण किया। क्या बनाए? ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन ने आगे चलकर व्यक्तिगत जीव या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया।
और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से आगे चलकर समष्टि बनी, क्या बने, पॉपुलेशन बने, और पॉपुलेशन से क्या बने, समुदाय, समुदायों का निर्माण हुआ, कम्युनिटीज बनी, और कम्युनिटीज से आगे चलकर पारिस्थितिक तंत्र बने, पारिस्थितिक तंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम, और अंततः किसका निर्माण हुआ बेटा, बायोम या जीवोम का निर्माण हुआ। हालांकि ये सब अलग अलग स्तर है, लेकिन फिर भी बेटा इकोलॉजी के अंदर 4 स्तरों का अध्ययन किया जाता है। एक अपन बात करते हैं जीव की, ऑर्गेनिज्म का, किसका स्टडी करते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिज्म के बाद स्टडी करते हैं बेटा समष्टि का, पॉपुलेशन का, किसका करते हैं बेटा, पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन के बाद किसका करते हैं बेटा, समुदाय या कम्युनिटीज का, किसका करते हैं बेटा, कम्युनिटीज का, और अंततः सबसे लास्ट में अपन लोग स्टडी करते हैं बेटा बायोम या जीवोम का स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये बेटा एक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात, समष्टि की बात कर रहे हैं, समष्टि के बाद कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बायोम की बात करते हैं। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये ऑर्गेनिज्म, आपको ये एक जाति दिख रही है, ये दूसरी जाति दिख रही है, हिरण दिख रहा है आपको, हिरण एक अलग जाति है, डियर एक अलग स्पीसीज है, प्लांट है, कोई ट्री है, एक अलग स्पीसीज है। लेकिन अगर एक ही स्पीसीज की बात करें, देखो बेटा कई सारे हिरण हैं, कई सारे हिरण एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो इसको बोलते हैं समष्टि। आपस में इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन को बोलते हैं कम्युनिटी। यहां पर आपको कई तरीके के इसमें कौवा दिख रहा है, कुछ और आइव्स दिख रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे, और ये है बेटा बायोम। चलें आगे बेटा, चलते हैं आगे। बेटा अपन ने कहा कि इकोलॉजी के अंदर अपन लोग जो स्तर है उसमें सबसे पहला स्तर होता है बेटा जीव, जीव के बाद आता है समष्टि, समष्टि के बाद क्या बनते हैं, समुदाय, समुदाय के बाद क्या बनता है, पारिस्थितिक तंत्र, और उसके बाद क्या बनता है, बायोम, और अंत में क्या आता है बेटा, बायोस्फीयर या जीव मंडल। तो जैसे जैसे अपन ऑर्गेनिज्म से जीव मंडल या जीव से जीव मंडल की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, तो उसका आकार जो होता है वह बढ़ता जाता है। जीव का आकार छोटा है, लेकिन एक जीव मंडल का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार छोटा होता जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, आकार बढ़ता जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अपन जैसे जैसे एक जीव से जीव मंडल की बायोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आकार में भी बढ़ोतरी होती है, और आकार के साथ साथ इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, उसके अंदर भी क्या होती है बेटा, बढ़ोतरी होती है। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। बेटा जीव क्या है, या अपन इकोलॉजी में सबसे पहले स्तर की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? अभी अपन ने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है एक पारिस्थितिक पदानुक्रम की, एक इकोलॉजी हायरार्की की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। अगर अपन को पारिस्थितिकी का अध्ययन करना है, इकोलॉजी को स्टडी करना है, तो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना ऑर्गेनिज्म को पढ़े इकोलॉजी की शुरुआत नहीं हो सकती। तो बेटा यही है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एन ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी स्टडी। एक जीव पारिस्थितिक पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है। क्या है बेटा? सबसे छोटी इकाई है। पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बेटा? ऑर्गेनिज्म है। जीव ही इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई है और पारिस्थितिकी अध्ययन की मूल इकाई है। इट इज आल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। इज दैट क्लियर बेटा? पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। जीव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बात करें छोटे मच्छर की, बात करते हैं, मच्छर से भी छोटे बहुत होते हैं। मच्छर के तुलना करो हाथी के साथ, तो जीव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जीव एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। जीव प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है। तो इट मे बी स्मॉल और लार्ज, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बेटा प्रत्येक जीव की जीवन की जो जीने की अवधि होती है वह निश्चित होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे ह्यूमन है, इतने साल तक जिएगा भाई, मच्छर है इतने साल तक जिएगा, बंदर है इतने साल तक जिएगा। फिक्स्ड लाइफ स्पान, बर्थ से लेकर किसी भी जीव के नेचुरल डेथ का जो समय होता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय है, उसको अपन लोग जीवन काल कहते हैं।
प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है। एंड ऑर्गेनाइज लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है। क्या कह रहा है, फिक्स्ड लाइफ स्पान, बर्थ टू नेचुरल डेथ को अपन लोग लाइफ स्पान कहते हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल। देखो बेटा, बेटा कोई भी जीव जो है, अगर ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर अगर अपन बात करें, ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर बात करें, और अगर ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर अगर अपन या इकोलॉजी के अंदर बात करें कि किसी इकोलॉजी के उस पार्ट को जहां पर अपन ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि वो जीव जो है वह पर्यावरण के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है। वह जीव जो है, वह ऑर्गेनिज्म जो है, वह अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ हाउ इट इंटरफेयर, इट मींस व्हाट वी स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अपन उसकी फिजियोलॉजी, उसकी कार्यकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर इकोलॉजी का अध्ययन जो है उसको बोलते हैं बेटा कार्यकी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, कार्यकी पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट इट्स फिजियोलॉजी टू इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। वापिस पॉइंट को समझना बेटा, अपन ने कहा कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी का क्या है, जीव, एक जीव दूसरे जीव के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है, उसका जो स्टडी है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी के अंदर 4 लेवल होते हैं। अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म लेवल की। तो बेटा बेसिकली अगर अपन ऑर्गेनिज्म लेवल का स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, हाउ द एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ इट्स एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अपन उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से इस बदलते हुए वातावरण के अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है, उसको अपन देख रहे हैं। तो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली इकोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक या तो वो क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है, दूसरा वो कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, या वह कोई पादप हो सकता है, या तो इट मे बी अ जंतु, या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या क्या हो सकता है बेटा, वो पादप हो सकता है। इज दैट क्लियर। बात करते हैं पॉपुलेशन क्या है बेटा। पॉपुलेशन का क्या मतलब है बेटा, पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन लोग जाति के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा अपन लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जाति क्या होती है, जाति का मतलब क्या है। जाति या जिसको बोलते हैं बेटा स्पीसीज, क्या बोलते हैं, स्पीसीज। जाति या स्पीसीज क्या है बेटा, जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जो अकारिकी रूप से, आंतरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एक समान हो और जिनमें आपस में प्राकृतिक रूप से जनन करने की क्षमता होती है, उसे ही अपन लोग क्या बोलते हैं, एक जाति कहते हैं। क्या कह रहा हूं, जीवों का वह समूह, जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जो आकारिकी कौमा आंतरिकी व व्यवहारिकी रूप से समान हो, वह व्यवहारिकी रूप से समान हो तथा जिनमें प्राकृतिक रूप से जनन करने की क्षमता पाई जाती है, जनन करने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें एक जाति के अंतर्गत रखा जाता है, एक जाति के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मॉर्फोलॉजिकल, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, अ ग्रुप ऑफ
group of organism which are morphologically, anatomically, physiologically, behaviorally, similar and can interbreed to each other, interbreed to each other, are placed in a group, called as स्पीसीज। उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पीसीज कहेंगे। मतलब एक ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जो आकारिकी रूप से एक जैसा है, बाहर से दिखने पर एक जैसा है, अंदर से भी दिखने पर एक जैसा है, उसकी फिजियोलॉजी एक जैसी है, व्यवहार भी उनका एक जैसा है, और जिनमें प्राकृतिक रूप से जनन करने की क्षमता होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक जाति कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज अगर समझ में आ गया तो अपन बढ़ते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन या जिसको बोलते हैं बेटा समष्टि। क्या बोलते हैं बेटा? समष्टि। बेटा मैं कह रहा हूं समष्टि को समझना है तो मैं कह रहा हूं एक एरिया ले लेते हैं अपन। सपोज मैं कह रहा हूं ये कोई पर्टिकुलर जगह है, ये कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई पर्टिकुलर जगह है, ये क्या है बेटा? कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के अंदर हमेशा एक ही स्पीसीज की बात करेंगे, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर जगह पर उपस्थित एक समान जाति के जीवों की संख्या, क्या कह सकते हैं बेटा? अगर मैं इसको लिख लेता हूं अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखना बेटा, देखिएगा, एक विशेष जगह पर, एक विशेष जगह पर, एक विशेष समय में, एक विशेष समय में उपस्थित एक समान जाति के जीवों की संख्या को समष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। मानव के केस में आपने देखा होगा कि सरकार हर 10 साल के बाद जनसंख्या की गणना करवाती है, जिसको बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। किसकी गणना करते हैं? मनुष्य की। एक पर्टिकुलर जगह पर मनुष्य के अंदर बात करते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, राजस्थान के अंदर बात करते हैं जोधपुर की इतनी है, जयपुर की इतनी है, उदयपुर की इतनी है। तो अगर अपन एक ही जगह पर, एक विशेष जगह पर, एक पर्टिकुलर समय में किसी एक ही जाति के जीवों की संख्या को बता रहे हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? समष्टि कहते हैं। क्या कह रहा? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन पर्टिकुलर प्लेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह जो क्या करता है? समष्टि का निर्माण करता है। ये आप लोग देख रहे हो बेटा, ये एक जगह है जहां पर बहुत सारे आपको हिरण दिख रहे हैं। सभी हिरण है, सभी क्या है बेटा? हिरण है। 12 सिंह आप कह सकते हैं, हिरण जो भी है, अपन को इतना देखना नहीं, बस अपन को समझना है कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है बेटा? एक ही जाति है, सभी की जाति क्या? एक ही है। तो एक पर्टिकुलर जगह में इसकी संख्या कितनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी समष्टि क्या होगी? 10 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एक ही जाति की बात करें, अगर इसके साथ में कुत्ता बैठा है, अगर इसके साथ में डॉग बैठा है तो यह एक समष्टि नहीं होगी। समष्टि किसकी बात करेंगे? अपन एक ही जाति की बात करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। प्रजाति क्या है? हालांकि मैंने बता दी कि प्रजाति वर्गीकरण की एक मूल इकाई है जिसे समान माता पिता द्वारा, ये काट देना, समान माता पिता द्वारा
उत्पादित संरचना, कार्य और व्यवहार में समान जीवित जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यह वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई है। डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एट प्रोड्यूस बाय सिमिलर पेरेंट, have common gene pool, can interbreed under natural condition and reproductively isolated from other group of organism is what is called as species। उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पीसीज कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हैबिटेट क्या होता है? आवास क्या होता है? बेटा आप कहोगे सर क्या चीज, मतलब अगर बेटा इकोलॉजी को ढंग से पढ़ना है तो इकोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी को ढंग से करना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी अगर अपनी स्ट्रांग होगी, मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। बायोलॉजी क्या है बेटा? शब्दों का खेल है। तो सबसे पहले अपनी टर्मिनोलॉजी को पावरफुल करो। इतना पावरफुल करना है टर्मिनोलॉजी की कि कोई भी वर्ड अगर अपना सामने आए तो उसका पूरा का पूरा चिट्ठा जो है वो अपने सामने खुला हुआ हो। तो बात करते हैं कि आवास क्या होता है, जिसको बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट क्या होता है बेटा? कोई भी भौतिक क्षेत्र, ऐसा फिजिकल प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। कोई भी भौतिक जगह, कोई भी भौतिक क्षेत्र, फिजिकल प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं? आवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवास कहते हैं। भौतिक क्षेत्र जहां कोई जीव रहता है। बेटा अगर अपन भौतिक क्षेत्र की बात करें तो भौतिक क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की रिएक्शंस होती है। वह रिएक्शन भौतिक क्रियाएं भी हो सकती है, वह रासायनिक क्रिया भी हो सकती है। लेकिन किसी भी आवास में केवल यह भौतिक या रासायनिक क्रियाएं ही नहीं होती है। जैसे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के रूप में तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, जल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ में कई सारे उस पर्यावरण के अंदर, उस आवास के अंदर कई सारे जीव भी और मौजूद रहते हैं। जैसे कोई रोगजनक हो गया, पैथोजन हो गया, जैसे कोई परजीवी हो गया, जैसे कोई और उसके साथ रहने वाला प्रतियोगी कॉम्पिटिटर हो गया, और भी कई सारे जीव रह सकते हैं। तो मतलब आवास का मतलब क्या है कि आवास वह भौतिक जगह है जहां पर कोई जीव रहता है। उस आवास में अजैविक और जैविक दोनों घटक उपस्थित होते हैं। बस इतना समझ लो। अजैविक घटक के अंदर आप सब जानते हैं तापमान हो सकता है, गैसें हो सकती है, मृदा हो सकता है, पानी हो सकती है, और जैविक घटक के अंदर अन्य जीव भी उसी आवास के अंदर मौजूद रहते हैं। तो क्या है? इट इज अ फिजिकल एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म क्या रहता है बेटा? रहता है। जहां पर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? रहता है। द फिजियोकेमिकल abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely। किसी जीव, किसी आवास में उपस्थित केवल भौतिक रासायनिक क्रियाएं या भौतिक रासायनिक घटक उस आवास को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। The habitat include biotic component also like pathogen, parasite, predators and competitors of the organism with which they interact constantly, जिनके साथ वह ऑर्गेनिज्म सदैव क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट बोलते हैं। आगे बढ़े बेटा, मजा आ रहा है ना? वेरी गुड, चलते हैं आगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टर्म इकोलॉजिकल निकेत। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निके। निके, इकोलॉजिकल निके क्या होता है? देखो बेटा, शेर जो होता है, शेर पूरे जंगल में रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। शेर कहां रहता है? पूरे जंगल में इधर उधर विचरण करता हुआ रहता है। लेकिन बेसिकली अगर शेर शिकार करेगा तो शिकार को कहां लेकर जाएगा? अपनी गुफा के अंदर लेकर जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वो गुफा, वह शेर का जो कार्यात्मक जो भूमिका, वह पहले हिंदी में देखते हैं कि यह किसी पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय में किसी भी प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका है। यह एक प्रजाति का व्यावसायिक पता या पेशा है। इसका मतलब है कि यह पारिस्थितिक तंत्र में एक कार्यात्मक स्थिति या दर्जा है। इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम और कम्युनिटी। इकोलॉजिकल निके का मतलब है बेटा कि
किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल कहां पर है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निकेत कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज एन ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ अ स्पीसीज. इट मींस इट इज अ फंक्शनल पोजीशन और इट इज इन एन इकोसिस्टम. हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक जीव का एक रेंज होता है जिसके अंदर वो रहता है. शेर जंगल में है तो वह राजा है, लेकिन शेर अगर वहां से निकलकर शहर के अंदर आ गया तो वो निके से बाहर आ गया, तो उसको खतरा है. हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वह अपने निके के अंदर ही रहे. क्या रहे, इकोलॉजिकल निकेत उसको कहते हैं. ठीक है. प्रत्येक जीव में उन परिस्थितियों की एक निश्चित सीमा होती है जिसे वह सहन कर सकता है. संसाधनों में विविधता जिनका वह उपयोग करता है, और पारिस्थितिक तंत्र में एक कोई मतलब इतना समझ लो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर वो रह सकता है, अपने क्रियाकलाप को करता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निकेत कहते हैं. डायरेक्ट डेफिनेशन वैसे भी है नहीं. ठीक है. देखिएगा आगे, एक इकोलॉजिकल निकेत का उदाहरण दिया है. बाघ का पारिस्थितिक निकेत एनसीईआरटी में दिया है. जंगल की पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत शाकाहारी जानवरों का शिकार करना जहां वह रहता है. बाघ का पारिस्थितिक निकेत क्या है कि वह जंगल की पर्यावरणीय परिस्थितियों के तहत शाकाहारी जानवरों का शिकार करना जहां पर वह रहता है. कि टू प्रीडेटर ऑन हर्बीवोरस, टू प्रीडेट्स ऑन हर्बीवोरस अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट वेयर इट रिसाइड्स. एक शेर का, एक टाइगर का जो इकोलॉजिकल निकेत क्या है कि जहां पर वह रहता है और अन्य प्राणियों का शिकार कर सकता है. पूरा जंगल ही उसके लिए क्या है, इकोलॉजिकल निकेत है. इज दैट क्लियर. रहता कहां है, गुफा के अंदर. वो हैबिटेट है. वो क्या है बेटा, हैबिटेट है. आगे की तरफ बढ़े बेटा. इकोलॉजिकल निकेत, अच्छा ये तो आ गया, डबल हो गया, शायद डबल हो गया, ये आ गया. इसको मैं डिलीट कर लेता हूं बेटा, एक मिनट, क्योंकि आपके नोट्स के अंदर फिर दो बार आएगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा. इसको मैं नोट कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं. ठीक है बेटा. आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा. पॉपुलेशन, आगे तरफ बात आती है बेटा समष्टि की. आगे किसकी बात करेंगे अपन, समष्टि क्या है, एक समष्टि या एक पॉपुलेशन क्या होती है. अपन ने पहले भी समष्टि की डेफिनेशन को डिस्कस किया. अपन ने बताया कि एक ही जाति के सदस्यों की संख्या जो एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस में उपस्थित है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, समष्टि कहते हैं. उसे क्या बोलते हैं, समष्टि कहते हैं. ठीक है. देखते हैं, समष्टि एक ही प्रजाति के ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं समान संसाधनों के लिए. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो चलो अपन ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली है बेटा. अगर एक ही जाति के जीव, जैसे अगर बात करते हैं अपन, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मैं कह रहा हूं ये एक जगह है, एक जगह है जहां पर अगर मैं एक शेप बना रहा हूं, ये कोई एक जाति को दर्शा रहा हूं, ये एक जाति है. ठीक है. तो इस जाति के कई सारे जीव इसके अंदर रह रहे हैं. ठीक है. तो इस जाति के जीवों की जो संख्या होती है उसको तो अपन ने कह दिया समष्टि. मुझे बताओ बेटा, ये सभी जीव आपस में कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे? कि बिल्कुल सर करेंगे. क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे. किस किस के लिए करेंगे कि भाई आपस में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, फूड के लिए कंपटीशन करेंगे, आपस में आवास हैबिटेट के लिए कंपटीशन करेंगे, हैबिटेट के लिए कंपटीशन करेंगे. और एक ही जाति के हैं तो इसके अंतर्गत ये जनन के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे. इज दैट क्लियर. मतलब अगर एक ही जाति है तो वो 101% जनन के लिए भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं. अगर अलग अलग जाति के हैं तो जनन के लिए वो कभी नहीं लड़ेंगे, भोजन और आवास के लिए तो लड़ेंगे. तो वही है, वही बात कही है कि एक ही प्रजाति के ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं. ये जीव एक ही जाति के हैं, इसलिए इनके सभी संसाधन भी क्या होंगे, एक समान होंगे. तो ये समान संसाधनों के लिए या तो उसको साझा करते हैं या उसके लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं. जैसे और साथ में ही प्रजनन भी करते हैं. अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. एक पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ऑफ सेम स्पीसीज. एक ही जाति के सदस्यों की संख्या है विच लिव्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज.
शेयर भी करते हैं या कॉम्पीट भी करते हैं किसके लिए, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। जैसे एक आर्द्र भूमि में सभी जलकाग कर्मोरेंट्स जो होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा जलकाग, मतलब इनको कर्मोरेंट्स बोला जाता है, जलकाग, ठीक है, एक पक्षी है, उसका नाम है, थोड़ा सा अजीब वर्ड था। एक आर्द्र भूमि में सभी जलकाग, इसके अंदर ये सभी जलकाग बैठे हैं, कर्मोरेंट्स बैठे हैं। क्या बैठे हैं, कर्मोरेंट्स बैठे हैं। कर्मोरेंट्स एक ही जाति के हैं सभी, इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ पॉपुलेशन। या अपन कह सकते हैं एक परित्यक आवास में चूहे, अगर एक चूहे जो है एक अलग के आवास के अंदर बैठे हैं तो इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, पॉपुलेशन बोल सकते हैं। एक वन क्षेत्र में सागवान के पेड़, ये एक वन क्षेत्र है जहां पर कई सारे सागवान के पेड़ है, सागवान के पेड़ है जिनको अपन लोग टिकवुड ट्रीज बोलते हैं। ये टिकवुड ट्रीज जो है एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं सभी, ये भी एक क्या है, पॉपुलेशन है। बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट के ऊपर एक ही तरह के एक ही स्पीसीज के जीवाणु प्रेजेंट है, तो इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, एक पॉपुलेशन बोलेंगे। या एक तालाब में कमल के बहुत सारे पौधे उग रहे हैं, ये भी एक कमल की क्या है, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक ही जाति के जीवों की वह संख्या जो एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर समय में निवास करती है, रहती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बेटा बोलते हैं पॉपुलेशन। बड़े आगे बेटा, चलते हैं आगे। देखो बेटा, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर इकोलॉजी जो है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि पॉपुलेशन इकोलॉजी का स्टडी करना पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। एक इकोलॉजी के अंदर की पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को अगर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से जोड़ने का काम करता है तो वह आपके कौन करता है, पॉपुलेशन समष्टि करता है। पॉपुलेशन समष्टि या पॉपुलेशन समष्टि या पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करें, समष्टि आनुवंशिकी वह चीज है जो इकोलॉजी को किससे जोड़ता है बेटा, इवोल्यूशन से जोड़ने का काम, इवोल्यूशन से भी जोड़ता है, जेनेटिक्स से भी जोड़ता है। आगे देखेंगे अपन, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। समष्टि के क्या क्या गुण होते हैं बेटा, हर एक समष्टि के एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समष्टि के अंदर ये गुण नहीं होंगे। क्या क्या गुण हो सकते हैं, जन्म दर हो सकती है, क्या हो सकती है, जन्म दर को बोलते हैं बर्थ रेट। क्या हो सकती है, मृत्यु दर या जिसको बोलते हैं डेथ रेट। या क्या हो सकता है, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। क्या हो सकता है, आयु पिरामिड, एज पैरामिड्स। या क्या हो सकता है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व। तो ये समष्टि के इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, इसको देखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला बात करते हैं जन्म दर या जिसको बोलते हैं बर्थ रेट। बेटा बर्थ रेट या जन्म दर का मतलब क्या है कि किसी भी जनसंख्या में एक वर्ष के अंदर कुल जन्मे हुए जीवों की संख्या, कि एक जनसंख्या में, मतलब एक ही जाति की बात करेंगे, एक वर्ष में कुल जन्मों की संख्या और उस जनसंख्या के कुल संख्या के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कि द बर्थ रेट इज द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। बर्थ रेट की बात कर रहे हैं कि मतलब कुल कितने पैदा हुए, पहले कितने थे, इसके अनुपात को अपन लोग जन्म दर कहते हैं। जन्म दर को प्रति व्यक्ति जन्म दर के रूप में दर्शाया जाता है। बर्थ रेट इज रिप्रेजेंटेड एज पर कैपिटा बर्थ रेट। एक एग्जांपल के तौर में बात करता हूं बेटा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बेटा एक वर्ष में कुल जन्मे बच्चों की संख्या बटा प्रारंभिक समष्टि। सपोज मैं कह रहा हूं, एक उदाहरण है कि एक जगह है जहां पर पिछले साल कुल 20 कमल के पौधे थे, जो भी है कमल के पौधे थे सपोज, और इस साल कितने आ गए, इस साल 8 पौधे नए आ गए। पहले कितने थे, पहले थे 20, अब कितने आए 8। अब समष्टि कितनी हो गई 28। अब समष्टि कितनी हो गई 28, बड़े कितने 8। तो एक वर्ष में कितने आए, एक वर्ष में आए 8। पहले कितने थे बाय 20, तो 8/20, 8/20 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 8/20 इंटू 100। 100 करने की जरूरत भी नहीं, 100 नहीं करते बेटा, 100 करने की जरूरत नहीं है। 20/8 कर लो, ये लगभग 0.4 इसका वैल्यू आएगा, 0 ऑफस्प्रिंग लीटर पर ईयर। तो इसको बोलते हैं जन्म दर। क्लियर है बेटा। बेटा बर्थ रेट
रीजन टू रीजन वेरी करता है। अगर बर्थ रेट की बात करें, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह के बीच में बर्थ रेट में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यूं नहीं है कि एक जगह की जो बर्थ रेट होगी वह दूसरी जगह के बर्थ रेट के बराबर होगी। डेवलप्ड कंट्री का बर्थ रेट हमेशा कम होता है। जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश है, अगर अपन बात करते हैं जन्म दर की, तो जन्म दर की जो बात करते हैं, जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश की जन्म दर हमेशा विकासशील देश से ज्यादा कम होती है। क्या होती है बेटा? विकासशील देश से क्या होती है? कम होती है। डेवलप्ड कंट्री हैव लोअर बर्थ रेट, डेवलपिंग कंट्री हैव हायर बर्थ रेट देन डेवलप्ड कंट्री। वही कहा है कि विकासशील जो देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होती है, उसका बर्थ रेट हमेशा क्या होता है? विकासशील का ज्यादा होता है, विकसित का कम होता है। हायर फर्टिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड इज पार्शली एक्सप्लेन्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ हैंड नीडेड टू परफॉर्म वर्क। एक्चुअली विकासशील देश के अंदर बेसिकली पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इसका रीजन भी यही है कि वहां पर कई सारे काम करने के लिए कई सारे पीपल मौजूद होते हैं। इतना डीपली जाना नहीं है अपन को। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, या जिसको बोलते हैं जैविक क्षमता। क्या बोलते हैं बेटा? जैविक क्षमता, या जिसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल एबिलिटी। बेटा कोई भी जीव है, जैसे मैं कह रहा हूं एक फीमेल डॉग की बात करता हूं, मादा कुत्ते की बात करता हूं। मादा कुत्ता जो होता है वह जब बच्चे पैदा करता है, जिसको अपन लोग कुत्ती बोलते हैं, जब बच्चे पैदा करता है या करती है, जब वो बच्चे पैदा करती है तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिंदा कितने बचते हैं? जब बच्चे पिल्ले जब पैदा होते हैं तो लगभग 10-12 होते हैं। एंड में कितने बचते हैं? 3-4 भी कहीं नहीं बचते। तो उसकी कैपेसिटी क्या है बच्चे पैदा करने की? लगभग 10-12। इसी को क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। कि सबसे अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों में किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन क्षमता को जैविक क्षमता कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? कि किसी भी जीव का अनुकूल अगर उसको अपन ने पर्यावरण परिस्थितियां उपलब्ध करा दी तो वह जितना ज्यादा अधिक से अधिक प्रजनन करेगा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसी को अपन लोग बोलते हैं बेटा बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? जैविक क्षमता। एक होती है विटेलिटी। किसी प्रजाति के जीवित रहने के लिए सामान्य वृद्धि और प्रजनन की क्षमता को क्या बोलते हैं? विटेलिटी बोलते हैं। वो तो जब उसको रिसोर्सेज सब कुछ अच्छी तरीके से मिल रहा है, रिसोर्सेज संसाधन सब कुछ मिल रहा है, तो उस समय वह जो रिप्रोडक्शन करेगा उसको बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन एक जिंदा रहने के लिए जो जनन करेगा, ताकि उसकी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति की निरंतरता बनी हुई रहे, उसके लिए जो जनन करता है उसी को बोलते हैं बेटा विटेलिटी। क्या बोलते हैं? वाइटेलिटी। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी बर्थ रेट के बाद समष्टि का दूसरा गुण देखते हैं बेटा। दूसरा गुण होता है बेटा मृत्यु दर। क्या होता है? मृत्यु दर। मृत्यु दर वही कि बेटा एक वर्ष में कितनी मौत हुई और पहले जो थी समष्टि कितनी थी। एक वर्ष में मृत्यु दर को किसी जनसंख्या में एक वर्ष में कुल व्यक्तियों की संख्या के अनुपात के हुई कुल मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश में हो सकता है गड़बड़ हो कि डेथ रेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। इसको इससे समझते हैं बेटा, यह प्रति व्यक्ति मृत्यु को संदर्भित करता है। क्या होते हैं? एक वर्ष में कुल मौतों की संख्या बटा प्रारंभिक समष्टि। सपोज मैं कह रहा हूं पहले समष्टि थी 40, अब इस साल 4 मर गए, तो क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4/40, मतलब 0.1 इसकी मृत्यु दर है। इसकी मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? डेथ रेट 0.1। जो भी है, मैथ नहीं पढ़ रहे। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेक्स रेशियो। बेटा प्रत्येक समष्टि का एक निश्चित लिंग अनुपात होता है। इट इज अ पॉपुलेशन, अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। जैसे एक पॉपुलेशन के अंदर, समष्टि के अंदर 60% मादा है और 40% नर है। यह एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है कि एक समष्टि का 60% भाग जो है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा है बेटा? मादा है। ये क्या है? फीमेल है। और ये क्या है बेटा? नर है, मेल है। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। एज पिरामिड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एज पिरामिड को देखना बेटा। एज पिरामिड क्या है, ये भी आई थिंक डबल आ गया है बेटा, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूं, जस्ट एक मिनट, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 27 डबल आ गई है। मैंने एक्चुअली क्या पहले बेटा इंग्लिश में बनाई, और इंग्लिश में बनाने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को हिंदी के अंदर भी देते हैं, हिंदी के अंदर भी देते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्लाइड से आपके साथ में, तो अच्छी तरीके से आपको मज़ा भी आएगा। तो एज पिरामिड क्या होता है कि अगर अपन बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म में इकोलॉजी के बेसिस के ऊपर उसके पूरे जीवन की काल के दौरान 3 आयु आती है, इंपॉर्टेंट होती है। एक रिप्रोडक्शन से पहले की आयु जिसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज, सॉरी ये रही प्री रिप्रोडक्टिव एज, एक रिप्रोडक्शन की, और अगली होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मतलब एक जीव के जीवन काल के दौरान 3 आयु काल आते हैं। एक होता है बेटा प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव एज, और तीसरा होता है बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब पूर्व प्रजनन काल, दूसरा होता है प्रजनन काल, और तीसरा होता है बेटा पश्च प्रजनन काल। तो बेटा अगर एज पिरामिड क्या होता है, अगर अपन किसी समष्टि के लिए उस समष्टि के अंदर इन तीनों का नंबर क्या है उसको दर्शाएं कि भाई उस समष्टि के अंदर पूर्व प्रजनन वाले कितने हैं, प्रजनन वाले कितने हैं, और पश्च प्रजनन वाले कितने हैं, इनके नंबर को अगर अपन लोग दर्शाएं तो जो अपन को एक स्ट्रक्चर मिलती है, उसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एज पिरामिड या आयु पिरामिड कहते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के लिए एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अपन लोग एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एनी डायग्राम, देन इट इज व्हाट, देन इट इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। यह वह संरचना है जो तब प्राप्त होती है जब समष्टि के लिए आयु वितरण आलेखित किया जाता है। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर एक संयुक्त आरेख में पुरुषों और महिलाओं के आयु वितरण को दर्शाते हैं। देखते हैं आगे की तरफ बात करते हैं। बेटा बेसिकली एज पिरामिड 3 तरीके के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेसिकली एज पिरामिड 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है बेटा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। बेटा हमेशा अगर पिरामिड जो भी बनाते हैं इकोलॉजी के अंदर, अपन आगे भी पिरामिड बात करेंगे, तो पहले चीज आती है उसको हमेशा बेस पे लिखते हैं। जो पहले चीज आती है उसको बेस पे लिखते हैं। पहले क्या आएगी, रिप्रोडक्टिव आएगी या प्री रिप्रोडक्टिव आएगी? कि सर पहले तो रिप्रोडक्टिव एज की बात करेंगे, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज को हमेशा कहां लिखा जाएगा, नीचे बेस। उस पिरामिड में बेस आधार की तरफ लिखते हैं, देख लो आधार की तरफ लिखते हैं, आधार की तरफ लिखते हैं। तो एक ऐसा एज पिरामिड जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का उससे कम है, और सबसे कम किसका है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है। प्री रिप्रोडक्टिव का ज्यादा है तो मुझे बताओ बेटा आने वाले समय के अंदर, कुछ सालों के अंदर, ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले कहां एंटर कर जाएंगे, ये सर एंटर कर जाएंगे रिप्रोडक्टिव के अंदर। अगर ये रिप्रोडक्टिव के अंदर एंटर करेंगे तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे, तो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज व्हाट, दैट इज इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एज पिरामिड। कि a higher number of pre-reproductive individual, moderate number of reproductive individual and fewer post-reproductive individual will form young population. It is said shows rapid growth. अगर यहां पर इनका नंबर ज्यादा है, ये इनका नंबर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इनका नंबर क्या है बेटा, सबसे अधिक है, और इनका नंबर क्या है बेटा, सबसे कम है। इनका नंबर क्या है, सबसे कम है। तो बेटा आने वाले समय के अंदर क्या होगा, ये जिनका नंबर ज्यादा होगा वो रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, समष्टि की के अंदर जो समष्टि का जो नंबर है वो बढ़ाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। कि दूसरा बात करते हैं बेटा स्थिर समष्टि। बेटा अगर इसका पूर्व रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर लगभग बराबर है, यहां पर तो क्या हुआ कि पश्च जनन आयु वाले लोग ज्यादा थे, यहां पर लगभग बराबर है, तो बेटा क्या होगा कि आने वाले समय के अंदर यही आगे ट्रांसफर होंगे और
किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव के अंदर। तो इसमें भाई पहले भी नंबर इतना ही था, अब भी नंबर इतना ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो पॉपुलेशन के अंदर ना तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ना डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन एज पिरामिड इज कॉल्ड एज स्टेबल पॉपुलेशन। ऐसी समष्टि को क्या बोलते हैं, स्थिर समष्टि कहते हैं। तीसरा बात करते हैं बेटा जो एक्सपेंडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अंदर पूर्व प्रजनन का नंबर जो होता है वह सबसे कम होता है। एक मिनट बेटा है, इसका जो नंबर होता है वह सबसे कम होता है और इसका नंबर मॉडरेट होता है। सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वह आपके किसका होता है, प्रजनन अवस्था वालों का। अब देखो बेटा, अगर प्रजनन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उसकी नंबर ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा, तो क्या होगा कि ये जो जीव होंगे ये कुछ समय के बाद किसमें बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज का मतलब अब वो जनन नहीं कर सकते। अब अगर वो जनन नहीं कर सकते और नंबर भी इनका ही ज्यादा था, तो मुझे बताओ वो क्या पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? सीधी सी बात है, डिक्रीज करेंगे। तो ऐसी जनसंख्या क्या कहलाती है बेटा, ऐसी जनसंख्या को बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। कि इसके अंदर प्रजनन व्यक्तियों की तुलना में पूर्व प्रजनन व्यक्तियों की कम संख्या समष्टि को वर्ध बना देता है। यह नकारात्मक वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रोथ। ये है बेटा आपके नेगेटिव ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रोथ। ये आपको शो अप करता है बेटा आपके रैपिड ग्रोथ। ये किसको शो करता है बेटा, रैपिड ग्रोथ। इज दैट क्लियर? बड़े आगे चलते हैं आगे की तरफ। एक कुछ समष्टि घनत्व के बारे में भी अपन लोग देख लेते हैं। अपन ने कहा था जन्म दर, जन्म दर के बाद मृत्यु दर, मृत्यु दर के बाद लिंग अनुपात और लिंग अनुपात के बाद समष्टि का घनत्व। बेटा एक प्रति इकाई क्षेत्र में, एक प्रति इकाई क्षेत्र में एक प्रजाति के कितने जीव मौजूद हैं, एक फिक्स एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह पर हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज नहीं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्टिकुलर मेंबर इन अ स्पीसीज आर प्रेजेंट। जैसे किसी भी वर्ष भरतपुर आर्द्रभूमि में साइबेरियन सारस का समष्टि घनत्व 10 से कम होता है। तालाब में क्लेमाइडोमोनास के लिए लाखों में। कि इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर एक जीव का नंबर कितना है। जैसे अगर बात करें, एक साइबेरियन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसको बोलते हैं बेटा इमिग्रेशन, आना है, आगे पढ़ेंगे अपन, कि जब साइबेरिया के अंदर इन पक्षियों के लिए वातावरणीय परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होती है, तो यहां से कई हजार किलोमीटर दूर से ये उड़कर इंडिया में आ जाते हैं। तो उस समय आते कहां है बेटा, भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर आप लोगों को पता हो तो क्या होता है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि भरतपुर के अंदर क्या है, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, ठीक है ना। भरतपुर के अंदर आते हैं, तो भरतपुर के अंदर ये साइबेरिया आते हैं, तो इनकी जो घनत्व होता है एक पर्टिकुलर जगह पर 10 से भी कम होता है। लेकिन अगर क्लेमाइडोमोनास जो एक शैवाल है उसकी बात करते हैं, तालाब के अंदर क्लेमाइडोमोनास के लिए इसकी संख्या क्या हो सकती है, लाखों के अंदर हो सकती है। तो वेरिएशन आ रहा है समष्टि घनत्व के अंदर, यहां पर 10 से भी कम है या लाखों है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। पॉपुलेशन साइज इज आल्सो मेजर्ड इन द परसेंटेज कवर और बायोमास। जैसे एक एग्जांपल के तौर की बात करते हैं, in an area 200 Parthenium plants and a huge banyan tree are seen. In such cases, measuring percent over or biomass is meaningful to show importance of banyan tree. समष्टि आकार को प्रतिशत आवरण या जैव भार में भी मापा जाता है। समष्टि के आकार को प्रतिशत आवरण मतलब कितना उसने जगह घेरा है या जैव भार बनाया। जैसे एक क्षेत्र में 200 पार्थेनियम के पौधे और एक विशाल बरगद का पेड़ देखा जाता है। ऐसे मामलों में बरगद के पेड़ के महत्व को दिखाने के लिए प्रतिशत आवरण या जैव माप को मापना सार्थक है। मतलब जो बोलेगा वही बिकेगा,
वो वाली बात है, जो ज्यादा दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन उसको क्लियरिफाई करते हैं। सापेक्ष समष्टि घनत्व की बात करते हैं। बेटा अगर कोई समष्टि बहुत ही विशाल है, लगभग 200-300 किलोमीटर के अंदर वह समष्टि फैली हुई है, तो मुझे बताओ उस केस के अंदर क्या अपन लोग उस समष्टि का घनत्व पता कर सकते हैं कि नहीं? सर मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 400-500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के जगह को पूरा कवर अप करना, उसको स्टडी करना बहुत ही टफ टास्क माना जाता है। तब क्या करते हैं? ऐसे मामलों के अंदर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका है वह? सापेक्ष समष्टि घनत्व, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है बेटा? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि एक अपन ने जाल फेंका। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि बहुत बड़ा समुद्र है, लगभग 200 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। एक जाल फेंका और उस जिस जाल ने जिस जगह को कवर किया उसने कितनी मछलियां आई, तो इस तरीके से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस पूरे समुद्र के अंदर कितनी मछलियां होंगी। जैसे प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में उसके कुल समष्टि घनत्व को दर्शाती है। एक जाल के अंदर अपन ने मछलियां पकड़ी, उसको अपन लोग अनुमान लगा सकते हैं। या एक होता है बेटा अप्रत्यक्ष अनुमान, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, वो था सापेक्ष समष्टि घनत्व, या एक था अप्रत्यक्ष। कुछ मामलों के अंदर जैसे अगर अपन कोई नेशनल पार्क के अंदर बैठे हैं, अपन गणना कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से मनुष्य की सेंसस या जनगणना होती है उसी तरह से जानवरों की भी होती है, पक्षियों की होती है, शेर की होती है, चीते की होती है, हर एक जीव जंतु की जनगणना गवर्नमेंट करवाती है। तो यह जनगणना कैसे की जाती है? बेटा जैसे जनगणना के लिए जो भी कर्मचारी है वो जंगल में गए, तो शेर तो उनको देखते ही या तो उनको खा लेगा या शेर खुद डर जाएगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि इंसान नहीं डरते हैं, शेर भी डरेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, या तो उनके फुट मार्क्स जो पद चिन्ह हैं उनको काउंटिंग करते हैं, या उनके फीकल पैलेट्स को देखते हैं कि इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इन सम केसेस इनडायरेक्ट estimation of population size is performed. Example, tiger census in national park and tiger reserve based on pug marks and fecal pellets. जो भी उनके पद चिन्ह होते हैं उनके आधार पर, पद चिन्हों के आधार पर गणना करना अप्रत्यक्ष अनुमान कहलाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वह पॉपुलेशन का जो जीव है उसको अपन ने नहीं देखा है, लेकिन केवल उसके फुट मार्क्स को देखा है। उस फुट मार्क्स को काउंट करके कि कितने फुट मार्क्स मिलते हैं, कितने अलग अलग तरीके के फुट मार्क्स या एक ही तरीके के फुट मार्क्स मिलते हैं, तो उसके आधार पर अपन समष्टि घनत्व का अनुमान लगाते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष अनुमान। और यदि अपन लोग इस तरीके से जाल फेंक कर उसको अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा सापेक्ष समष्टि घनत्व। आई थिंक आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अपन लोग आगे कुछ और डिस्कस करेंगे, इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शानदार बेटा, पढ़ते रहिए, मस्त एक बार बढ़िया तैयारी के साथ एक बार लग जाइए। आप सोच नहीं सकते कि नीट कोई ज़्यादा टफ एग्जाम है नहीं। अगर तरीके से पढ़ा जाए, तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, एनसीईआरटी सब कुछ है, एनसीईआरटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।